नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओपी वर्मा आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जीव विज्ञान से संबंधित जो अपन मानव शरीर तंत्रों के बारे में पढ़ रहे थे, उन्हीं में से एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में आज अपन जानकारी लेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं पढ़ाई की बातें। हार्ट विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हार्ट का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी। हार्ट का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे शरीर का हार्ट सबसे व्यस्त अंग का उदाहरण भी है। मानव शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग है वो हार्ट होता है, और हार्ट की पहली बार धड़कन भ्रूणावस्था के दौरान 28वें दिन स्टार्ट हो जाती है। हृदय हमारे शरीर के अंदर वजन इसका देखा जाए तो वजन लगभग 280 से लेकर 300 ग्राम तक वजन होता है, और हृदय हमारे अंदर वक्ष गुहा में थोरेसिक कैविटी के अंदर स्थित होता है। वक्ष गुहा में स्थित, तो ये हमने आउटलाइन देखी कि वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी जो अपना चेस्ट पार्ट होता है उसके अंदर स्थित होता है। ये वक्ष गुहा में भी लेफ्ट साइड में स्थित होता है, अर्थात ये बाईं ओर स्थित होता है। वजन लगभग 280 से 300 ग्राम, और ये हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग का उदाहरण भी है। हमारे शरीर के अंदर इसकी जो धड़कन स्टार्ट हुई है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हुई थी 28वें दिन, तब से लेकर आज तक अपना हृदय धड़कता रहता है। हृदय के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत पाई जाती है। जिस आवरण जो होता है हृदय के चारों ओर उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो हृदय के चारों ओर उपस्थित सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पेरिकार्डियम का निर्माण श्वेत तंतु में योजी ऊतक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से होता है। तो ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बना हुआ होता है। इसका काम होता है हृदय को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात बाह्य आघातों से हमारे हृदय की सुरक्षा का काम करता है। और इसी के नीचे की साइड में जो सुरक्षात्मक तरल पदार्थ हृदय में पाया जाता है चारों ओर, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव। तो हृदय के चारों ओर उपस्थित सुरक्षात्मक जो आवरण है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और उसके अंदर की साइड में हृदय के चारों ओर जो सुरक्षात्मक तरल पदार्थ होता है उसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। सामान्यतः जैसे अपन जंतुओं की बात करेंगे तो हृदय कई प्रकार के अलग अलग जंतुओं में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे मछलियों का जो हृदय है, मछलियों का हृदय उसमें 2 कोष्ठ होते हैं, इस कारण उसे द्विकोष्ठीय हृदय कहा जाता है। द्विकोष्ठीय हृदय को ही बोलते हैं वीनस हृदय। वीनस हृदय वह हृदय होता है जिसके अंदर एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। एक आलिंद और एक निलय, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल। तो मछलियों के हृदय में कितने आलिंद और कितने निलय होते हैं? एक आलिंद और एक निलय। ऐसे हृदय को द्विकोष्ठीय हृदय या वीनस हृदय के नाम से जाना जाता है। मछलियों के बाद आने वाले जो जंतु थे वो थे एम्फीबियंस या उभयचर जंतु। उभयचर जंतुओं के अंदर त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। त्रिकोष्ठीय हृदय, 3 कोष्ठीय हृदय वो होता है जिसके अंदर 2 आलिंद होते हैं लेकिन एक निलय होता है। आलिंदों के अंदर तो रक्त अलग अलग रहता है, लेकिन निलयों में जाने पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों ब्लड आपस में मिल जाते हैं। इसी कारण इनके अंदर उभयचर जंतुओं में अशुद्ध रक्त की सप्लाई होती है। इनके बाद आने वाले जो जंतु थे वो हैं सरीसृप अर्थात रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के अंदर अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय क्योंकि इनके अंदर सिरा कोटर्स भी उपस्थित होते हैं। इनके हृदय में 2 आलिंद होते हैं और 2 ही निलय होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय, आलिंद निलय। सरीसृप रेप्टिलिया के अंदर सर्प और छिपकलियों को वर्गीकृत किया जाता है, और इनका अध्ययन अर्पिटोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो रेप्टाइल्स के अंदर कैसा हृदय? अपूर्ण 4 कोष्ठीय। उभयचर जंतुओं के अंदर 3 कोष्ठीय होता है, और मछलियों का जो हृदय है वो 2 कोष्ठीय होता है, जिसे वीनस हार्ट भी कहते हैं। एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। हृदय के चारों ओर जो सुरक्षात्मक परत है उसे पेरिकार्डियम, और उसके अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। हृदय लेफ्ट हैंड साइड में वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी के अंदर स्थित होता है, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं
कार्डियोलॉजी। रेप्टाइल्स के बाद आने वाले जो जंतु थे वो थे एबीज अर्थात पक्षी। ये लाइन आपको याद भी रखनी है। पक्षी, स्तनधारी और स्तनधारी। रेप्टिलिया के अंदर से दो एग्जाम्पल हैं, एक है घड़ियाल और एक है मगरमच्छ। घड़ियाल और मगरमच्छ ये ऐसे जंतु हैं जिनके अंदर पूर्ण चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। दोनों में फर्क यह है कि यहाँ पर पूर्ण चार कोष्ठीय हृदय है और यहाँ ऊपर की साइड में आपने अपूर्ण लिखा था, क्योंकि इनके अंदर शुद्ध अशुद्ध रक्त पूरी तरह से आइसोलेट नहीं होते, पृथक नहीं होते। तो स्तनधारियों में यानी हमारे अंदर पाए जाने वाला हृदय कौन से प्रकार का है? पूर्ण चार कोष्ठीय। रेप्टिलिया के कौन से दो एग्जाम्पल हैं जिनमें भी पूर्ण चार कोष्ठीय हृदय या यूं कहें कि स्तनधारियों के समान हृदय पाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए एक घड़ियाल और दूसरा मगरमच्छ। इनके अंदर भी पूर्ण चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। हृदय को समझने के लिए हमें एक छोटे से डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं हार्ट को। अपना जो हार्ट है उसमें अभी अपन ने देखे कि दो आलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। मैं एक आउटलाइन के रूप में समझा रहा हूँ। ये आलिंद हैं, आलिंद ऊपर की साइड में होते हैं एट्रियम, और नीचे की साइड में जो होते हैं उन्हें बोलते हैं निलय। ये आलिंद हो गए एट्रियम, ये हो गए निलय। दोनों आलिंदों के बीच में जो दीवार होती है जिसकी वजह से दोनों आलिंदों का पृथक्करण होता रहता है उसे बोलते हैं अंतरा आलिंद पट्ट। उस अंतरा आलिंद पट्ट, ये हो गया अंतरा आलिंद पट्ट। इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टा, जिसकी वजह से दोनों आलिंदों का पृथक्करण होता है। उसी प्रकार हमारे जो निलय होते हैं उनके बीच में भी एक दीवार होती है जिसकी वजह से इन दोनों का पृथक्करण होता है, उसे बोलते हैं अंतरा निलय पट्ट। अंतरा निलय पट्ट। अंतरा आलिंद, आलिंदों के बीच में, अंतरा निलय, निलों के बीच में, इंट्रावेंट्रिकुलर। और ये अपने हार्ट की राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ जो राइट आलिंद है, आ का मतलब आलिंद लिखा है, नी का मतलब निलय है। इन आलिंद, राइट आलिंद और राइट निलय के बीच में यहाँ पर तीन वाल्व कस्प होते हैं, इससे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड, त्रिवलन, त्रिवलन या ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो किधर हुए? राइट आलिंद और राइट निलय के बीच में। उसी प्रकार अपने लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट निलय के बीच में भी दो वाल्व होते हैं, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व, या इन्हीं को बोलते हैं मिट्रल वाल्व। तो मिट्रल वाल्व किधर होते हैं? लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट निलय के बीच में। ट्राइकस्पिड किधर होता है? राइट आलिंद और राइट निलय के बीच में। अपना जो राइट आलिंद है उस राइट आलिंद के अंदर ही एक घुंडी नुमा संरचना भी पाई जाती है जहां से हमारे हृदय की धड़कन स्टार्ट होती है। तो हृदय की धड़कन जिस जगह से स्टार्ट होती है उससे बोलते हैं एसए नोड। कौन सा नोड कहेंगे इसे? ऐसे नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। इससे ऐसे नोड का ही दूसरा नाम होता है पेसमेकर। तो हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? ऐसे नोड को, क्योंकि हमारे हृदय की सबसे पहले धड़कन इसी ऐसे नोड से स्टार्ट होती है और ये ऐसे नोड हमारे राइट आलिंद के अंदर स्थित होता है। यहाँ से जब हृदय की धड़कन स्टार्ट होती है तो हृदय की धड़कन यहाँ से स्टार्ट होकर पहुँचती है यहाँ ए बी नोड को। यहाँ पर एक नोड होती है उसे बोलते हैं ए बी नोड। तो स्टार्ट कहाँ से हुई? ऐसे नोड से, पहुंची कहाँ पर? ए बी नोड। आगे की तरफ चलते हैं तो आगे की तरफ जाने पर यहाँ इन जगहों पर अंदर की साइड में छोटे छोटे से तंतुनुमा संरचना होते हैं जिन्हें बोलते हैं हिजके बंडल। हिजके बंडल। तो इन जगहों पर हिजके बंडल्स पाए जाते हैं। ये जो हिजके बंडल हैं ये हृदय की धड़कन को आगे की तरफ ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, इन्हें हिजके बंडल कहा जाता है। आगे चलते हैं तो यहाँ से धीरे धीरे करके नीलों की तरफ छोटे छोटे तंतु भी जुड़े हुए रहते हैं। ये जो तंतु हैं इनका काम होता है हृदय की धड़कन को निलय तक ट्रांसफर कर देना। इन्हें बोलते हैं
पुरकिंजे तंतु। पुरकिंजे तंतु। तो ये जो पुरकिंजे तंतु हैं, इनका काम होता है जो भी हार्ट बीट्स है उसे निलय में ट्रांसफर करना। आपको हृदय की धड़कन का यदि क्रम भी पूछा जाए तो हृदय की धड़कन कहाँ से स्टार्ट हुई? ऐसे नोड से। ऐसे नोड से कहाँ गई? एबी नोड पर। एबी नोड से कहाँ गई? हिचके बंडल, और हिचके बंडल से कहाँ गई? पुरकिंजे तंतु, और पुरकिंजे तंतुओं से कहाँ चली जाती है? निलय में चली जाती है हृदय का धड़कन का क्रम। ये जो ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड कभी कभी फ्यूज हो जाता है। यदि खराब भी हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है। और आर्टिफिशियल पेसमेकर, कृत्रिम जो पेसमेकर है वो लिथियम और टाइटेनियम का बनाया जाता है। किस किस का बनता है? लिथियम और टाइटेनियम। तो ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि कृत्रिम पेसमेकर कौन सी धातुओं को बनाते हैं? तो आंसर होना चाहिए लिथियम और टाइटेनियम। ध्यान रहे कि लिथियम सबसे हल्की धातु का उदाहरण भी है। जितने भी धातु तत्व हैं प्रकृति के अंदर, उन सभी में सबसे हल्की धातु भी है। थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो इस जगह पर एक छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र का नाम है फोरामेन ओवेलिस। फोरामेन ओवेलिस। ये जो फोरामेन ओवेलिस है, ये फोरामेन ओवेलिस यदि किसी भी बच्चे के अंदर खुला रह जाता है तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों आपस में मिल जाते हैं। क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर यदि इस भाग को यूं पृथक कर दिए जाए तो ये जो राइट हैंड साइड होती है, इस साइड में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड होती है उधर शुद्ध रक्त की सप्लाई होती है। तो हार्ट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में शुद्ध रक्त होता है और राइट हैंड साइड में अशुद्ध रक्त बहता है। इससे शुद्ध और अशुद्ध रक्त यदि ये छिद्र खुला रह जाता है तो दोनों आपस में मिल जाते हैं। इस फोरामेन ओवेलिस के खुले रह जाने की वजह से बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का संबंध किस कौन से छिद्र से है? फोरामेन ओवेलिस। फोरामेन ओवेलिस कहाँ होता है? दोनों आलंदों के बीच में, पीछे की साइड जो पृष्ठ सतह डोर्सल सरफेस होती है वहाँ पाया जाता है। इसके खुले रह जाने की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। इसे साइनोसिस भी कहते हैं। और ये रोग आजकल ज्यादातर पानी के अंदर नाइट्रेट की अधिकता की वजह से होता है। किसकी अधिकता की वजह से? नाइट्रेट। तो ये भी अपने आप में प्रश्न है कि पानी के अंदर नाइट्रेट की अधिकता की वजह से होने वाला रोग कौन सा है? तो पानी में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का संबंध कौन से अंग से है? हार्ट से। कौन सा छिद्र खुला रह जाता है? फोरामेन ओवेलिस। और इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम के उपचार के लिए जो विशेष प्रकार की सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन की जाती है, उसे बोलते हैं की होल सर्जरी। कौन सी सर्जरी करेंगे उसमें? की होल सर्जरी। तो की होल सर्जरी की जाती है। ये यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कौन सा उपचार करते हैं? की होल सर्जरी। राजस्थान पुलिस एसआई के एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि की होल सर्जरी कौन से रोग के बचाव में की जाती है। नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है? आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। आगे चलकर इसकी संरचना फिर देखें तो अपन हृदय में आलंद ऊपर, निलय नीचे। राइट आलंद और राइट निलय के बीच में छोटे छोटे से तंतुनुमा संरचना होते हैं, या यूं कहते हैं कि इन्हें नीचे की तरफ खींचने के लिए कुछ विशेष प्रकार के तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं से जुड़ी रहती हैं ये पेपिलरी पेशी। कौन सी पेशी बोलते हैं इनको? पेपिलरी पेशी। ये पेपिलरी पेशियों का काम होता है, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व और इधर बाइकस्पिड वाल्व है, इन दोनों को नीचे की तरफ खींचकर रखना। जो कि अपने हार्ट के अंदर जो वाल्व है वो यूनिडायरेक्शनल हैं, इनको नीचे की तरफ खींचकर रखने का काम कौन सी पेशी करती है? पेपिलरी पेशी। और ये जो यहाँ पर गुंडीनुमा संरचना बनाई है, इन्हें बोलते हैं कॉर्डा टेंडिनी। कॉर्डा टेंडिनी या हृदय रज्जु। तो ये हृदय रज्जु होते हैं। और हृदय रज्जु और पेपिलरी पेशी दोनों का काम होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को नीचे की तरफ खींच करके रखना। मैं दोबारा बोल देता हूँ। अपने आलंद 2
निलय 2, दोनों आलिंदों के बीच में जो पट्ट होता है उसे अंतर आलिंद पट्ट इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टा कहते हैं। दोनों आलिंदों के बीच में एक पृष्ठ सतह पर एक छिद्र भ्रूणावस्था में पाया जाता है जिसे फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। यदि ये किसी भी बच्चे के अंदर खुला रह जाता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, जिसके उपचार के लिए की होल सर्जरी की जाती है। यह पानी के अंदर नाइट्रेट गैस की अधिकता की वजह से होता है। हमारे हार्ट के अंदर राइट हैंड साइड है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर शुद्ध रक्त पाया जाता है। और ये राइट लेफ्ट आलिंद और निलय के बीच में होते हैं उन्हें ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट आलिंद और निलय के बीच में होते हैं उन्हें बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व के नाम से जाना जाता है। इन आलिंद निलय वाल्वों को नीचे की तरफ खींचकर रखने का काम करते हैं वो कॉर्डा टेंडिनी या हृदय रज्जु और पैपिलरी पेशी होती हैं। आगे चलते हैं तो हमारे राइट लेफ्ट में से ये पूछ लेते हैं कि हमारे हृदय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। इन चारों में से यदि पूछा जाए तो हमारे हृदय का ये जो पार्ट है, अर्थात ये जो लेफ्ट निलय वाला पार्ट है, ये हृदय का सबसे बड़ा भाग होता है। ये हृदय का सबसे बड़ा भाग, तो हमारे हृदय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? लेफ्ट निलय होता है। इस भाग की भित्ति भी सबसे मोटी होती है। तो हमारे हृदय का कौन सा भाग है जिसकी भित्ति बॉल है वो सबसे मोटी पाई जाती है? लेफ्ट निलय की होती है। ये वही भाग है जहां से आगे चल कर के एक धमनी निकलती है जो हमारे शरीर के अधिकांश भागों को रक्त की सप्लाई करती है, उसे बोलते हैं महाधमनी। कौन सी धमनी हो गई है? महाधमनी। तो महाधमनी वह धमनी है जो शरीर के अधिकांश भागों को रक्त की सप्लाई करती है। ये फेफड़ों को छोड़कर बाकी के शरीर के अधिकांश भागों में ब्लड की सप्लाई करती है, क्योंकि इस भाग में जो ब्लड आता है वो आता है शुद्ध, और शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती है महाधमनी। जबकि जो यहाँ से लेफ्ट राइट हैंड साइड है, यहाँ से राइट निलय से निकलकर जो धमनी जाती है उसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। ये फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त लेके जाती है और अशुद्ध रक्त को ये फेफड़ों तक ले जाती है, और फेफड़ों के अंदर उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में से ऑक्सीजन मिल जाती है, और जब ऑक्सीजन इसमें मिलेगी तो ऑक्सीजन मिलकर ये ब्लड शुद्ध हो जाएगा, अर्थात ऑक्सीजन सफिशिएंट हो जाने की वजह से ब्लड का शुद्धिकरण होता है। तो अपने आप में प्रश्न है कि हमारे शरीर की एकमात्र कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त एकमात्र कौन सी धमनी के अंदर बहता है? फुफ्फुस धमनी में। इसमें अशुद्ध रक्त की सप्लाई होती है, और ये रक्त को कहाँ ले जाती है? फेफड़ों में। कहाँ से निकलती है? राइट निलय से निकल के जाती है, और फेफड़ों में जाकर इस रक्त के अंदर मिल जाती है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये रक्त शुद्ध हो गया, और इसी शुद्ध रक्त को वापस लाने का काम जो करती है उसे बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। ये फुफ्फुस सिरा यहाँ पर आकर के खुलती है, तो यहाँ पल्मोनरी वेन्स खुलती है, फुफ्फुस सिरा। दोबारा सुन लें, फुफ्फुस धमनी कहाँ से निकली? राइट निलय से। राइट निलय से निकलकर फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ ले जाती है? फेफड़ों में। फेफड़ों में रक्त में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, और ऑक्सीजन मिलकर के रक्त का शुद्धिकरण हुआ, और ऐसी शुद्ध रक्त को लाने का काम करती है फुफ्फुस सिरा। हमारे शरीर की अधिकांश धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। हमारे शरीर की जितनी भी सिराएं हैं उन सिराओं के अंदर सामान्यतया अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक फुफ्फुस सिरा एकमात्र ऐसी सिरा है जिसके अंदर ये शुद्ध रक्त की सप्लाई होती है। तो शरीर के अधिकांश भागों में ब्लड की सप्लाई कौन करती है? महाधमनी। महाधमनी कौन से अंग को ब्लड की सप्लाई नहीं ले जाती? फेफड़ों को। फेफड़ों को कौन सी धमनी रक्त की सप्लाई करती है? फुफ्फुस धमनी। ये जो धमनी, महाधमनी और फुफ्फुस धमनी है, इनके अंदर विशेष प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। इन वाल्वों को बोलते हैं
अर्धचंद्राकार वाल्व। यहाँ पर कौन से वाल्व होते हैं? अर्धचंद्राकार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व होते हैं। तो ये अपनी हृदय की बनावट हुई जिसमें अपन ने पढ़ा आलिंद होते हैं, निलय होते हैं, और आलिंद और निलय के बीच में विशेष प्रकार के कस्प पाए जाते हैं। कहाँ से धमनी निकलती है? तो हमारे शरीर के अधिकांश जो भाग हैं उनमें ब्लड की सप्लाई महाधमनी के माध्यम से होती है। इस लेफ्ट निलय की भित्ति सबसे मोटी होती है। लेफ्ट निलय हृदय का सबसे बड़ा भाग भी है। हृदय की धड़कन ऐसे नोड से स्टार्ट होती है। ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर खराब हो जाए तो कृत्रिम पेसमेकर लिथियम टाइटेनियम धातुओं का बनाया जाता है। दोनों आलिंदों के बीच में फोरामेन ओवेलिस नाम का छिद्र है। आगे फिर देखें, जब रक्त की सप्लाई होती है हमारी बॉडी के अंदर तो यहाँ से शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड जाएगा और यहाँ से केवल फेफड़ों के अंदर ब्लड जाता है। जब यहाँ से ब्लड जाता है तो ये निलय धीरे धीरे खाली होने लग जाते हैं। ऊपर से हमारे शरीर के विभिन्न भागों से शुद्ध और अशुद्ध रक्त आता रहता है। यहाँ से ब्लड को लाने का काम जो करती है वो होती है महाशिरा। महाशिरा पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर के आती है, जो अशुद्ध ब्लड होता है। यहाँ होती है पल्मोनरी वेन्स या फुफ्फुस शिरा। ये जो फुफ्फुस शिरा है यहाँ पर शुद्ध रक्त लेकर के आती है। जब नीचे से ब्लड जाता रहता है तो हमारे जो हृदय है उसमें आवाज आती है। सामान्यतः होता ये कि हमारा हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कन करता है। तो हमारे हृदय की सामान्य हृदय धड़कन कितनी हो गई? 72 बार प्रति मिनट। अपना जब हृदय धड़कता है तो हृदय की जो पहली धड़कन होती है उसे बोलते हैं लव। हृदय की पहली धड़कन को क्या बोलते हैं? लव कहते हैं। लव का मतलब होता है कि जब आलिंदों से ब्लड निलय के अंदर आ जाता है तो ये जो आलिंद होते हैं पूरी तरह खाली हो चुके होते हैं। उस टाइम पर ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व जो खुले हुए थे वो दोनों वापस बंद होते हैं। तो आलिंद निलय वाल्व या यूं कहें कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं जो खुल करके बंद होते हैं। उस टाइम पर हृदय की पहली आवाज सुनाई देती है जिसे कहते हैं लव। और हृदय की जो दूसरी आवाज सुनाई देती है उसे बोलते हैं डब। ये डब तब होता है जब इन महाधमनी के अंदर चाप और पल्मोनरी चाप दोनों के बीच में उपस्थित अर्धचंद्राकार वाल्व खुल करके बंद होते हैं। उस टाइम पर हृदय की दूसरी आवाज सुनाई देती है डब। और ऐसे करके फिर ये लब डब चलता रहता है। यहाँ लब से लेकर के दोबारा लब होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। 0.8 सेकंड, इसी को बोलते हैं कार्डियक चक्र। तो आपसे पूछा जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर एक कार्डियक चक्र का मान कितना होता है? 0.8 सेकंड का होता है। हृदय की पहली आवाज क्या कहलाती है? तो फर्स्ट ध्वनि क्या कहलाती है? लब। कब सुनाई देती है? आलिंद निलय वाल्वों के बंद होने पर। सेकंड आवाज क्या कहलाती है? तो डब कहलाती है। कब सुनाई देती है? अर्धचंद्राकार वाल्वों के बंद होने पर। हमारा हृदय जब एक धड़कन करता है तो एक धड़कन में 70 ml ब्लड की सप्लाई होती है। हमारा हृदय एक धड़कन में 70 ml रक्त सप्लाई कर देता है, रक्त की सप्लाई करता है। एक मिनट के अंदर अपने सुना कि एक मिनट में हमारा जो हृदय है वो लगभग 72 बार धड़क जाता है। आपसे पूछा जाए कि एक मिनट के अंदर प्रवाहित ब्लड की जो मात्रा है वो उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है एक मिनट में प्रवाहित रक्त की मात्रा, जो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लगभग 5 लीटर होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय एक मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड सप्लाई करता है। इसे कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं। सामान्य हार्ट रेट बीट कितनी है? 72 होती है, जबकि एक धड़कन में प्रवाहित ब्लड क्या है? 70 ml। ये जो 70 ml की वैल्यू है इसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम।
इसे क्या नाम दिया जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक आयतन। तो स्ट्रोक आयतन का मान 70 ml और स्ट्रोक का मतलब होता है एक धड़कन में और कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट में। और सामान्य हृदय धड़कन कितनी है? 72। ये हृदय की धड़कन ऊंचाई पर जाने पर या घबराहट के समय या मोटापे के समय या गर्भवती मादा के अंदर सामान्य मादाओं की अपेक्षा हृदय की जो धड़कन होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। यदि हृदय धड़कन जो 72 है इससे जब ज़्यादा हो जाती है तो हृदय की धड़कन का सामान्य से ज़्यादा होना टेकीकार्डिया कहलाता है। हृदय की धड़कन का सामान्य से ज़्यादा क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया। और जब 70 से कम हो जाती है तब इसे बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। तो हृदय की धड़कन का बढ़ना क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया। बढ़ना क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया। और घटना क्या कहलाता है? ब्रेडीकार्डिया। हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमारे हृदय की धड़कन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होता है। मस्तिष्क के पश्च भाग में। तो ये हृदय की धड़कन का नियंत्रण। यदि हार्मोन से रिलेटेड पूछा जाए कि जैसे थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायरोक्सिन हार्मोन या एड्रीनलिन हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन की उपस्थिति में सामान्यतः हृदय की धड़कन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। नियंत्रण कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ से आगे की बात करें तो एक सामान्य बीपी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्य बीपी का मान कितना होता है? तो नॉर्मल बीपी होना चाहिए 120/80 mmHg। सिस्टोलिक वटे डायस्टोलिक। ये किसी भी व्यक्ति के अंदर नॉर्मल बीपी है, प्रेशर है, सिस्टोलिक वटे डायस्टोलिक। 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक। बीपी का जो मापन किया जाता है वो मापन करते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से। तो बीपी का मापन कौन से यंत्र से किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से। जबकि जो हृदय की धड़कन है वो हृदय धड़कन का नियंत्रण मापन किया जाता है स्टेथोस्कोप। तो हृदय धड़कन किससे सुनी जाती है? स्टेथोस्कोप से। बीपी किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। बीपी कितना होना चाहिए? 120/80। थायरोक्सिन एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से हृदय की धड़कन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाती है। नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। पहली धड़कन क्या कहलाती है? लव। सेकंड डव। हृदय के एक पूर्ण चक्र में स्वस्थ व्यक्ति में लगने वाला समय क्या है? कार्डियक चक्र 0.8 सेकंड का होता है और एक धड़कन में प्रवाहित ब्लड की मात्रा 70 ml और 1 मिनट में पूछा जाए तो कार्डियक आउटपुट। ये अपन ने